तो आप भी इलाहाबाद से ही इसको लेते जाइएगा, ठीक है ना। हंस रहा है देखो, मतलब हम इसकी मदद कर रहे हैं, वो छोटा प्रयागराज से है तो हंस रहा है। यही 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 होता है। इधर किसको बैठने दो। शुरू करें। हेलो हेलो हेलो। कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा चैप्टर है? ग्रेविटेशन। द्रव्यमान और भार में अंतर हो गया था, पलायन वेग कक्षीय भू अस्थिर उपग्रह हो गया था। हो गया था ना। कुछ सवाल चल रहे थे। यहां थे क्या हम लोग? ये वाला सवाल हम बताए थे, आपको याद है? इसके बाद ये वाला सवाल करना था। कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 1/4 हो जाएगा? पृथ्वी पर इसका मान कितना है? जी। और G/4 हो जाएगा, वो हाइट कितना होगा, यही ना क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान है वो कितना होता है? Gm/r²। पृथ्वी के सतह से जो ऊंचाई पर अगर मान लेते हैं जी डैश है, जी डैश जो G/4 के बराबर है वो Gm/r+h का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जी डैश ही ना G/4 के बराबर है, तो ये G/4 बराबर हो जाएगा Gm/r+h का होल स्क्वायर। सही है। आई जी बराबर हो जाएगा Gm/r²। बोलो हाँ या ना। ये दोनों को काट देते हैं। ये दोनों को जब काट दीजिएगा चला जी, तो बताइए क्या हो जाएगा? जीएम जीएम कट जाएगा और जी जी कट जाएगा। बोलो। ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा r+h का होल स्क्वायर बटा r²। होगा। ये स्क्वायर उस साइड चल जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? r+h/r=2। ये पूरे का स्क्वायर उस साइड जाएगा, रूट नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये गुना करोगे तो हो जाएगा r+h=2r। h बराबर इस साइड आएगा तो r हो जाएगा। h बराबर r बोले तो 6400 किलोमीटर हो जाएगा। बोलो रही। रेडियस दे लेना है 6400 किलोमीटर, आंसर हो गया। यानी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर अगर हम लेकर जाते हैं तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/4 गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है। कितना ऊंचाई पर? 6400 की ऊंचाई पर। सही है गलत है? एगो सवाल लिखिएगा। लिखाएं। पृथ्वी सतह के सतह से पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाइयों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान
गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का पृथ्वी पर के मान का 16वां भाग हो जाएगा। सोलहवां भाग हो जाएगा। कैवा भाग हो जाएगा? 16वां भाग हो जाएगा। बनेगा रे? देखो कुछ ना करना है, यहां जी का मान जी बटा क्या हो जाएगा? 16। जल्दी से बना के बताओ आंसर। आज चुप हो जा भाई, आंसर बता। चुप हो जाओ, अपना अपना बनाओ। को किया तो ना कम। क्वेश्चन कह रहा है कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 16वां भाग हो जाएगा। हो गया? बेदर्द क्या जाने। हो गया? हाँ, हाथे ने चल रहा है ना रे भांजे। मारे तो अभी मेरा भांजा है ही। मारे रे तो हाथे नहीं चलता है। हाथ कांपेगा? कांपेगा तो कांपेगा, एकरा मार देवे करेंगे हम। मारे भांजा को नहीं मारना चाहिए। चला कुल्हाड़ी में हाथ कांपेगा। अरे भांजे खाली सब कुछ वही है, जी का मान जी बटा 16 हो जाएगा। कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट। क्या नहीं हो रहा है? यही होगा, कलम नहीं खरीदोगे ना, यही होगा। ला 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 ला। देखो एगो है जी बराबर तो जीएम बटा आर स्क्वायर होबे न करेगा रे। कहां पर? पृथ्वी के सतह पर। बोलो हाँ या ना। पृथ्वी के सतह से एच ऊंचाई ऊपर कर रहा है, कितनी ऊंचाई ऊपर? जी बटा 16 हो जाएगा। जीएम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यही ना बोले हो? अरे बोलो। अरे भाई तो ये दोनों को भाग दे दो, जीएम जीएम कट जाएगा। जीएम जीएम गेलो बोरा में। अब कितना जी जी गया बोरा में? 16 ऊपर जाएगा। 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बटे आर प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अरे भांजे लिख जल्दी। भांजा बहुत छोटा है, 16 साल का है ये। 17वां अभी अगर चल रहा है। चूजा है ये। हो गया? ये स्क्वायर उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा? आर प्लस एच बटे आर इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द समस्या? हुआ? भांजा स्क्वायर जगह पर दो, हेने होने नहीं दे दो, गड़बड़ा जाएगा मामला। जे मनते हैं स्क्वायर दे रहा है। ई साइड जाएगा, आर प्लस एच इज इक्वल टू 4r, एच इज इक्वल टू 3r, एच इज इक्वल टू 3 इंटू 6400। 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19। व्हाट इज द दर्द? कोई दर्द है तो बताओ। है? कैसे काम चलेगा? है रे?
बनेगा? हाथे जने चलता है, क्या कि रूम पे जाके आराम से सूझ जाना है, लगता है देह में जाने ने मुर्दा पड़ल है, चोट्टा सब कहेंगे। देखो ग्रहों के लिए नियम, किसके लिए नियम? ग्रहों के लिए नियम, किसके लिए नियम? ग्रहों के लिए पहली बार जो नियम दिया था चला, देखो कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसमें कोई दर्द है? सूर्य घूमता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है? सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूर्य के चारों ओर मान लो पृथ्वी घूम रहा है, घूम रहा है ना? तो सबसे पहले कॉपरनिकस नाम का एक वैज्ञानिक था, क्या नाम का था चला? कॉपरनिकस नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने कहा था सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन कक्षा में? कौन कक्षा में? दीर्घवृत्त समझते हो? ये वृत्त है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये दीर्घवृत्त है। इलिप्स समझते हो? तो कहते हैं कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये बात पहली बार कॉपरनिकस ने कही। किसने कही? लेकिन इसको साबित किया केपलर ने। इसको साबित किया किसने? केपलर ने। कैसे? ग्रहों का नियम देकर। क्या देकर? क्या देकर? ग्रहों का नियम देकर केपलर ने साबित किया। किसका नियम देकर? देखो कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। किस कक्षा में चक्कर लगाता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये बात कहा था किसने? इस बात को साबित किसने किया? कौन सा नियम देकर? ग्रहों का नियम इन्होंने दिया 3। केपलर ने जो ग्रहों का नियम दिया, केपलर ने ग्रहों का नियम दिया। ग्रहों का क्या दिया? नियम दिया। केपलर ने किसका नियम दिया? ग्रहों का नियम दिया। सही है कि गलत? केपलर ने कौन सा नियम दिया? अब सूर्य जो है, उन्होंने कहा पहला 3 गो नियम दिया। पहला नियम था कक्षा का नियम। पहला नियम क्या था बाबू? दूसरा नियम था क्षेत्र का नियम। तीसरा नियम था परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल का नियम। कौन कौन नियम? कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल का नियम। यही ना नियम है? अब भैया मेरे, कक्षा का नियम क्या कहता है? 3 नियम दिया केपलर ने। कितने नियम दिए? कितने? पहला नियम में उन्होंने कहा कि अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कैसा चक्कर लगाता है? जिसके फोकस पर, अगर मान लो ये पृथ्वी घूम रहे थे, इसके फोकस पर सूर्य न है। जैसे हम इसको मान के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, मेरे फोकस पर मेरा हाथ है ना है, बुलन रे। पहला नियम कहता है कि अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके फोकस पर कौन होता है? सूर्य। अब क्षेत्र का नियम कहता है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। क्षेत्र का नियम कहता है कि अगर मान लीजिए ये टाइम बराबर 5 सेकंड हो, तो क्षेत्रफल जो है 100 मीटर स्क्वायर हो, तो यहां भी टाइम बराबर अगर 5 सेकंड होगा, टाइम बराबर अगर 5 सेकंड होगा तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। तो तू देखो, यहाँ लंबाई ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल, चौड़ाई कम होगा, और यहाँ लंबाई कम होगा तो चौड़ाई ज्यादा। लेकिन क्षेत्रफल दोनों जगह क्या होगा? समान।
यही है क्षेत्र का नियम। क्षेत्र का नियम कहता है कि कोई भी ग्रह अगर दीर्घवृत्त पर चलता है तो वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। ये बात कैवा नियम से मिला? एगो है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम कहता है टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। क्या कहता है? चला टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। टी स्क्वायर समानुपाती, टी स्क्वायर समानुपाती, क्लियर है? बोलो जी। टी स्क्वायर समानुपाती क्या? आर क्यूब। नहीं है, बुझा होगा। टी स्क्वायर, टी क्या है? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है। फिर से समझते हैं तीनों नियम को। पहली बार, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये बात कोपरनिकस ने कही थी। किसने कही थी? अब उसको साबित करने का काम केपलर ने दिया। केपलर ने उसके लिए ग्रहों का नियम दिया। आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ग्रहों का नियम किसने दिया? केपलर ने। अब उसके अनुसार तीन नियम थे: कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके फोकस पर सूर्य होता है। क्षेत्र का नियम कहता है कोई भी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है दीर्घवृत्त पर। और परिक्रमण काल का नियम कहता है परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा वो सूर्य से माध्य दूरी के घन का क्या होगा? समानुपाती। यही तीन नियम दिए थे। किसने? केपलर ने। ग्रहों का नियम किसने दिया? पहले यही पूछा जाता था। अब तो खैर ये ग्रहों के नियम को स्टेटमेंट बना बना के पूछा जाता है। पहले का साइंस का लेवल था चला यहां, इस बार ग्रुप डी होने के बाद कोई पते नहीं है कहां गया। ठीक ना? जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़िएगा, इसी नियमों को कथन बना के दे देगा और तब आपको चुन के आंसर मारना होगा। आसान है लेकिन आपको बेसिक पढ़ना होगा। ग्रहों के लिए केपलर ने तीन नियम दिया: कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। कितने नियम दिए? कौन कौन? कक्षा का नियम क्या कहता है कि कोई भी ग्रह जो चक्कर लगाएगा वो किस कक्षा में चक्कर लगाएगा? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। इसके फोकस पर कौन रहेगा? तो कहते हैं कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके फोकस पर कौन होगा? सूर्य होगा। क्षेत्र का नियम देखो क्या कह रहा है? समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। यहां देखो लंबाई लंबाई कम है तो चौड़ाई ज्यादा ना है, और यहां देखो लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई क्या है? कम। तो समान समय में समान क्षेत्रफल दीर्घवृत्त पर तय करेगा। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। परिक्रमण काल का नियम, इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल का वर्ग, किसका वर्ग? सूर्य से माध्य दूरी के घन का क्या होता है? समानुपाती। अर्थात टी स्क्वायर समानुपाती किसके? आर क्यूब। यही तीन नियम था। आप देखो, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यह बात किसने कही थी? लेकिन इस बात को सत्यापित किया केपलर ने ग्रहों का नियम देकर। बोलन रे, एनी डाउट? फिर से समझाते हैं, बढ़िया समझना। ठीक ना? पढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? रिवीजन। तुम देखना कोई टॉपिक पढ़ के और फिर उसको दोबारा रिवाइज करके देखो, तुम्हारा 100% क्लियर हो जाएगा। केपलर ने ग्रहों का नियम दिया। उन्होंने तीन नियम दिया। कौन कौन? कक्षा का नियम कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसके फोकस पर सूर्य होगा। जिसके फोकस पर सूर्य होगा। जिसके फोकस पर सूर्य होगा। और दूसरा क्षेत्र का नियम कहता है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। आप परिक्रमण काल का नियम कहता है परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का क्या होगा? समानुपाती होगा। बोलो। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यह बात कोपरनिकस ने कही थी। किसने कही थी? इस बात को साबित किसने किया? किसने? वाह, कितना ज्ञानी आदमी है तुम लोग।
अब देखो चला, एगो है द्रव्यमान केंद्र। कौन केंद्र? एक बात बताओ, तुम बताओगे? तुम लोग जैसा चला अच्छा बच्चन हम आज तक नहीं देखे। ये मजाक में मत लेना। तुम लोग समाज का सबसे अच्छा बच्चा है। नहीं तो चला, लोग तो क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एक तो तुम लोग बदमाश नहीं है, और ऊपर से पढ़ने में पूरी लगन लगाता है ना? बहुत बढ़िया। अभी तुम जादू देखना, अगर हम बिना छुए खड़ा कर देंगे। छोटा इतना वेटरेंड सब है ना। ये अभी देखो, हम ऐसे पकड़े हैं ना, पकड़े हैं ना। अगर हम यहाँ पकड़ेंगे तो रहेगा, यहाँ पकड़ना होगा। बोलन रे, वह बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, अर्थात जहां पर वस्तु संतुलन में होता है, वह बिंदु द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। बोलन रे, वस्तु दो जगह संतुलन में होता है, एगो आधार पर एगो द्रव्यमान केंद्र पर। एगो या तो पूरे आधारे पे ले लो, एगो द्रव्यमान केंद्र पर, है ना? हमारा द्रव्यमान केंद्र है नाभि। क्या है? नाभि पर ऐसे हाथ दे के ऐसे टांग दोगे किसी को तो ना होने गिरेगा ना होने गिरा। मुंह पर हाथ दे के ऐसे टांग होने गिर जाए, नहीं गिर जाएगा। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है, हाँ, ये है इसका द्रव्यमान केंद्र। अगर कोई रॉड है जिसका द्रव्यमान केंद्र यहां बीच में होगा, बोलन रे। अगर कोई वृत्त है तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा, बोलो। अगर ऐसा कोई शेप है तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी। द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र है जहां पर वस्तु संतुलन में होती है, बोलन रे। या जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, बोलवे नहीं करेगा। अब छोटा सा इहो पर कुछ से कुछ लिख दिया, ये लिखा है आई लव यू साक्षी। ये जैसे स्कूल में नहीं लिखता था, आर पागले न है। ये सब हवस के पुजारी सब है। देखो ध्यान देना, कहते हैं वह केंद्र जहां पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर। अब देखो, हमने कहा वस्तु दो जगह संतुलन में होती है, एक कहां पर? आधार पर, और दूसरा द्रव्यमान केंद्र पर। सही कि गलत? एक कहां पर और दूसरा द्रव्यमान केंद्र पर ना। ये हो गया आधार। यहां इसे लेते हैं हम, चला। अरे तुम लोग अस्थिर रहेगा तो हम खड़ा कर देंगे। भावनाओं को समझो, क्लियर है ना? आप देखो, तुम लोग अस्थिर नहीं रहता है, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, इसलिए गिर गया। अब देखो चला, तुम अगर कि कोई काम को हम कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो बढ़िया से होगा, खराब से। तो आधार भी किसी चीज को संतुलन में ला सकता है और द्रव्यमान केंद्र भी। दोनों अगर द्रव्यमान केंद्र अगर आधार की ओर आ जाएगा तो ज्यादा संतुलन होगा कि कम संतुलन? जैसे इसका आधार ये, द्रव्यमान केंद्र ये हुआ, आधार ये हुआ, अगर ये इधर की ओर आ जाएगा, ज्यादा संतुलन की कम संतुलन? हाँ, द्रव्यमान केंद्र अगर आधार की ओर आ जाए तो ज्यादा संतुलन। आप कहिएगा ये कैसे आएगा गुरुजी? आएगा, जैसे मान लो मेरा द्रव्यमान केंद्र ये है, बोलन रे,
हम इसको आधार की ओर ले जाना चाहेंगे तो ऐसे झुकेंगे, जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा ना? तो ज्यादा संतुलन में रहेंगे कौन? हाँ, ज्यादा ना। तो देखना तुम बूढ़ा आदमी को, बूढ़वा सबको देखना, वो ऐसे से चलेगा। हाँ, लंबा बूढ़ा, छोटका बूढ़ा के द्रव्यमान के आधार की ओर ही रहता है, वो तनिए ठोके रहबे करता है। लंबा बूढ़ा या बूढ़ी औरत को तुम देखना, वो ऐसे नहीं चलेगा, ओकरा ज्यादा संतुलन महसूस होता है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र को किधर लेके जाता है? आधार की ओर। पैर हो गया आधार, तो वो ज्यादा संतुलन में अपने आप को महसूस करता है। या तुम्हारा ही मान लो कभी पेट खराब हो गया, टाइफाइड जॉन्डिस हो गया, तुम चलता है? नहीं चलता है। तुम ऐसे ऐसे करके अभी चलोगे तो लोग कहेगा ये बुढ़ा गए की रे, काहे कि तुमको अभी संतुलन की जरूरत नहीं है। अब देखो, कहते हैं कभी बोझा लेकर जाते हुए आदमी को देखे हो? 1 क्विंटल बोझा लेके ऐसे जाते हो, कभी ऐसे देखे हो जाते हो उसको? वो जब भी जाएगा वो ऐसे जाएगा, क्योंकि वो अपने द्रव्यमान केंद्र को आधार की ओर ले जाता है और ज्यादा संतुलन महसूस करता है। बोलो न रे। कभी सीढ़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति को देखे हैं? ऐसे चढ़ता है कि ऐसे चढ़ता है? आगे की ओर झुककर चलता है, ताकि उसका द्रव्यमान केंद्र किधर की ओर हो? आधार की। सही है। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चढ़ता है, ताकि उसका द्रव्यमान केंद्र किधर की ओर हो? आधार के। सही है। ऐसे जैसे झुकेगा उसका द्रव्यमान केंद्र किधर जाएगा? आधार के। बोलो हाँ या ना। लंबा आदमी अपने आप को संतुलित महसूस नहीं करता है, छोटा आदमी ज्यादा संतुलित महसूस करता है। इसलिए कि देखो, ये लंबा आदमी है ना तो इसका आधार यहाँ है, द्रव्यमान केंद्र यहाँ है। आई छोटा आदमी है ना तो इसका आधार यहाँ है, द्रव्यमान केंद्र यहाँ है। इसका द्रव्यमान केंद्र ऑलरेडी आधार की ओर रहता है। हम लोग की कहते हैं लंबा है झुक जाएगा, आई छोटका है झुकेगा नहीं। बोलो हाँ या ना। अब देखो, चलो ट्रक जानते हो? ट्रक पे तुम ओवरलोडिंग कर दो, फाइन कर देगा। तुम कहोगे मेरा ट्रक, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो पुलिस वाला कहेगा, मामला गड़बड़ा देगा। पुलिस वाला चला मतलब ना, सबसे ज्यादा बदतमीज अगर कोई है तो पुलिस वाला है। सब पुलिस। कभी बंगाल उंगाल चल जाओ ना, मतलब बंगाल का पुलिस इतना घटिया बिहेव करेगा, कहने सुनने से बाहर, महा घटिया बिहेव। कल हम लोग जा रहे थे इधर से, नहर पर से, पुलिस 4 गो जो है, नहर ई रास्ता है, 2 गो यहाँ खड़ा है, 2 गो यहाँ खड़ा। तो हम जा रहे थे, प्रिंस चला रहा था, मतलब ये रास्ता है, ये रास्ता है तो 12 फीट का रास्ते हैं। एगो यहाँ खड़ा है, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, इतने रास्ता बचल है, और जेब में हाथ देके। तो ऐसे देख रहा है, हमले क्या है, हेलमेट नहीं पहने हुए थे। उसको, हमको लगा हाथ देगा, लेकिन हाथ नहीं दिया, हम चल गए, बच गया। पता बच गए, बच गए। उसके बाद पीछे से मेरा स्टाफ आ रहा था, ये लोग ट्रिपल लोडिंग था, चूंकि स्टाफ स्टाफ रहता है चला बहुत सारा, तब उतना गाड़ी तो है नहीं, वो एक ही गाड़ी पे सब बैठ जाता है, बगले में है ये है, तो उतने दूर मर नहीं न जाएगा। रोक दिया होगा, तो रोक दिया तो कहता ट्रिपल लोडिंग, चलो गाड़ी साइड में लगाओ। हम गाड़ी फिर घुमाए, हम बोले कहाँ है बिल बुक, फाइन काटो। क्या है, कौन है इंस्पेक्टर? फाइन काटो। फाइन लोगे, गोली मार दोगे, 5,000 फाइन है, काटो। कौन जुलूम हो जाएगा? अरे 5,000 फाइन है, काटो।
लो पैसा, ऐसे ऐसे देखने लगा, क्योंकि फाइन इतना जल्दी लोग लोग तो 500 के लिए कहता है हे सर दिनहीन आदमी है हम, छात्र आदमी है सर, छोड़ दीजिए, आज के बाद हे सर गलती नहीं होगा। ये बात जो अगर हम बोले ना कि कितना फाइन है काटो, कहाँ है बिल बुक तुम्हारा, बिल बुक तो था ही नहीं, ठीक ना, ऑनलाइन कुछ नहीं था, नॉर्मल जो थाने का पुलिस है ना उसको फाइन काटने का आदेश नहीं है, तो उसी में से एगो आया कहता है जाइए सर जाइए, फिर वहीं पर ट्रिपल लोड बैठ के चल दी। ये गलत बात ना है, ट्रिपल लोड अब गली मोहल्ला में भी तुम पकड़ोगे, तो जब हम सब रूल का फॉलो करेंगे तुम भी करो, एको को चोरी हुआ तो सब पैसा तोरे देना पड़ेगा। ये यहाँ तो गोली चल रहा है कोई देखने वाला नहीं है, आ कहता है ट्रिपल गोली चल रहा है कोई पूछने वाला है, आ ट्रिपल लोड चलेगा ओकरा में पूछने वाला है। एक अभी अगर यहाँ इस एरिया में खाली छापा पड़े, पूरा सब के घर में 5-5 गो पिस्टल होगा, तब गोली चल रहा है, लोग सेफ नहीं है, उसके लिए क्या कर रहे हो तुम, नहीं नहीं वो तो घटना के बाद ना पहुंचेंगे। अब देखो कहते हैं चला कि अगर 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 कहां थे हम, भूल भी गए, रुक यार, हाँ ट्रक पे ओवरलोडिंग करना मना है, तुम कहोगे मेरा ट्रक है मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। भारत सरकार कहती है कि भैया तुम अपना तो नुकसान करोगे, हेलमेट में भी चला, तुम कहोगे हम मर जाएंगे तो हम मरेंगे, उससे तुमको क्या मतलब है। कि तुम्हारे मन में ऐसा सवाल कभी नहीं आया कि भैया मेरा शरीर है मेरी गाड़ी है हम मरेंगे, तुमको क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत है, अब बोलो क्या दिक्कत है। जैसे पहले तो ट्रक पे ओवरलोडिंग करना क्यों मना है, चला ये समझ लो तो उससे वो भी समझ में आ जाएगा। अभी अगर ट्रक पे इतना ही लोड है जितना लोड होना चाहिए, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा, इसका आधार ये होगा, बोलो रे, तुम ट्रक पे कर दो ओवरलोडिंग, अब जो चला द्रव्यमान केंद्र तो पूरे का ना होगा, तो पूरे का द्रव्यमान केंद्र यहां हो जाएगा, आधार से दूर हो जाएगा कि नजदीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा, बोले मैं नहीं करेगा, आज दूर हो जाएगा तो गाड़ी संतुलन में नहीं रहेगा, और संतुलन में नहीं रहेगा तो तुम तो डूबोगे सनम, दूसरे को भी ले डूबोगे। पहली बात तो रोड जो है ओवरलोडेड ट्रक का एक क्षमता है, उतनी ही क्षमता का आप रोड पे चलाइएगा तो रोड उखड़ेगा नहीं, पहली बात तो रोड उखड़ेगा, और दूसरी बात तो तुम मरोगे मरोगे दूसरे को भी मारोगे। हेलमेट इसलिए पहनने की सलाह दी जाती है चला, ताकि आपको, अगर आप हेलमेट चला है बहुत बढ़िया चीज, हेलमेट पहनना चाहिए, कहीं भी आप निकले बगल में भी तो हेलमेट जरूर पहन ले, मतलब थोड़ा सा भी अगर लगे आपको ट्रैफिक है वगैरह वगैरह है तो हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि हेलमेट पहनने से आपकी जान लगभग 80% सेफ रहिएगा। कितनों बड़ा एक्सीडेंट होगा तो आप सेफ रहिएगा अगर आपका इतना दूर सेफ रहा तो, इसलिए हेलमेट पहनना चाहिए। अब चला, अगर आप हेलमेट पहन लेते हैं तो आप बचिएगा, आप बचिएगा तो आपके परिवार के लोग बचेंगे, आपके परिवार के लोग बचेंगे तो देश बचेगा, इसीलिए चला फाइन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ट्रक पे ओवरलोडिंग आप नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आपका जो द्रव्यमान केंद्र है वो आधार से दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा तो आपका संतुलन कम हो जाएगा, और संतुलन कम हो जाएगा, ट्रक जो है कहीं ठोक देगा कहीं कुछ हो जाएगा तो दूसरे को नुकसान होगा, इसीलिए ट्रक पे ओवरलोडिंग करना मना। लेकिन हमारी सरकार कहती है, हमारी बिहार पुलिस कहती है या यूपी पुलिस कहती है ओवरलोडिंग कीजिए लेकिन 20% देते हुए आगे बढ़िए, है ना, ओवरलोडिंग कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए जो मन होता है से कर लीजिए, बस 20% देना है आपको, अब बस निकलते चलना है, सबके बांधल है कि ओवरलोडिंग में इतना पैसा देना है निकल देना है। तो चला पुलवा पे देखना, जितना वो 4 लाइन पे है भोर में किसी गाड़ी को नहीं धरता, वो पिकअप वाला सबको धरता है, पिकअप वाला बेचारा ओवरलोड कर लेता है, 20% बस वो लोग हाथे में रख ले रहता है, जैसे हाथ दिया गियरों नहीं बदलना, कहीं गिर गया तो अपना स्थिर से उठा के जेब में रख लेता है। पता नहीं वो चला वर्दी में क्या है, वर्दी पहनते ही लोग बदतमीज हो जाता है, तुम कभी उससे बात करके देखना, तमीज नाम का चीज उसके पास नहीं होता है। हम लोग सासाराम से आ रहे थे, हम थे विपिन सर थे, गाड़ी रोक के वो बेचारे दवाई खा रहे थे, कोई दवाई होगा कोई प्रॉब्लम, उनको दवाई खा रहे थे,
उधर से 3 गो बिहार पुलिस आया और 3-4 लाठी गाड़ी पे दे दिया, स्कॉर्पियो पे। उसको रोड खाली करवाने का आदेश था, हम लोग साइड में खड़ा करके दवाई पी रहे थे, दवाई पी के वो चले जाते हैं हम लोग। उसको रोड खाली इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट का जज का उधर से एंट्री था, तो इसलिए उसको खाली करवाना था। 3 लाठी खींच के दिया। जब निकले, पहले हम निकले, तो निकले तो कहता प्रणाम सर। आप सर यहाँ सर। फिर विपिन सर निकले, तब फिर सेल्फी उल्फी खिंचा लिया। तो हम बोले ये सब बात तो चला ठीक है, लेकिन ये काम ठीक किया था तुम? कहता सॉरी सर। तो ये चला, लेकिन ये तो गलत ना है। आम आदमी को मतलब आम आदमी समझना ही नहीं है। तो चला, आप ट्रक पे ओवरलोडिंग नहीं कीजिएगा और हेलमेट पहन के चलिएगा, और जब बूढ़े हो जाइएगा तो झुक कर चलिएगा। और तब हमको याद कीजिएगा कि सर बोले थे द्रव्यमान केंद्र को किधर की ओर ले जाना है, आधार की ओर ले जाना है। तो ज्यादा संतुलन में महसूस कीजिएगा। प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों, देखो कोई भी वस्तु 2 जगह संतुलन में होती है, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा किस पर, आधार, है ना। द्रव्यमान केंद्र इसका यहां है, बोलो रे, और आधार पर। अब कहता है अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर हो जाए तो वस्तु अधिक संतुलन की कम संतुलन, अधिक। द्रव्यमान केंद्र किधर की ओर हो, ई बाबा का ये आधार है, आई द्रव्यमान केंद्र है, आधार की ओर आ रहा है, झुकेगा तो आधार की ओर ना आएगा। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति कैसे चलता है, पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चढ़ता है, बोझा ले जाने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चढ़ता है। कुछ ज्यादा ही ओवरलोडिंग नहीं है। अभी अगर ओवरलोडिंग नहीं रहता द्रव्यमान केंद्र यहां, आधार यहां, ओवरलोडिंग हो गया, द्रव्यमान केंद्र चला गया यहां, तो आधार से दूर ना चला गया। तो ट्रक पे ओवरलोडिंग करना क्या है, सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे झुककर चलता है कि ऐसे। अब एगो है चला, कुतुब मीनार देखे हो, कितना लोग कुतुब मीनार देखा है? आर तरीके, कितना लोग दिल्ली नहीं गया है? मरने से पहले एक बार जरूर जाना, बड़ा बढ़िया जगह है। दिल्ली चला एक बार, कभी कभार शनिवार वगैरह को 300 350 की टिकट आती है, दोस्त यार मिलके जा सकते हो। 370 का दिल्ली जाओ, थोड़ा छुट्टी वुट्टी में घरे जाना जरूरी नहीं है, बहुत चीज देखना भी जरूरी है। अच्छा वैसे नौकरी वोकरी होगा तब देखना, अभी क्या देखोगे। अब चला गौर से देखना, पीसा हमारा जो कुतुब मीनार है, कौन मीनार है चला, कुतुब मीनार सीधा है ना। और एक है पीसा का मीनार इटली में, कहां है, वो चला इसे झुका हुआ है। तो तुम गौर से देखो, ये अगर मीनार ऐसा है, ये आधार है, तभी द्रव्यमान केंद्र यहां है, ये मीनार झुक जाएगा, तो द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ रहा है कि दूर जा रहा है, हाँ आधार की ओर आएगा। ज्यादा संतुलन की कम संतुलन, देखो ना अभी द्रव्यमान केंद्र यहां ना है, झुक जाएगा तो यहां ना हो जाएगा। आधार की ओर आ रहा है कि दूर जा रहा है, आधार ये हुआ, आधार की ओर ना आ रहा है, तो ज्यादा संतुलन की कम संतुलन, हाँ ज्यादा संतुलन में होता है। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर होता है तो ज्यादा संतुलन की कम संतुलन, ज्यादा संतुलन में होता है। तो पीसा का मीनार जो झुका हुआ है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र किधर की ओर आ गया है, आधार की ओर आ गया है, इसलिए वो ज्यादा संतुलन में होता है। क्लियर है। अब तुम कहोगे सर तो घरों जब 5 मंजिला बनाते हैं, झुकाइए के बनाइए ना, बढ़िया संतुलन में रहेगा। एक लड़का पूछा था, तो चला अगर घर को आप झुका के बनाते हैं तो घर ऐसे बनाइएगा ना, संतुलन में रहेगा। लेकिन चला तुम सोच के देखो कि रात में तुम यहां सुतोगे, अब भोरे यहां मिलोगे न रे, पता चला के आगे के पीछे पता नहीं चलेगा, केनो धड़क जाओ, नहीं धड़क जाओगे।
तो घर बनाते हैं रहने के लिए कि संतुलन में रखने के लिए? रहने के लिए एक समतल फ्लोर चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग समतल बनाते हैं। कहता है पीसा का मीनार, ये है पीसा का मीनार। देखो इटली कुतुब मीनार सीधा है, बोलन दे। अब पीसा का मीनार कैसा है? टेढ़ा। पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी कैसा है? संतुलन में है, क्योंकि झुके होने के कारण इसका द्रव्यमान केंद्र किधर की ओर है? किधर की ओर है? आधार की ओर है। सही है ना? देखो हमने तुमको क्या कहा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? कोई भी वस्तु द्रव्यमान केंद्र पर संतुलन में रहता है, आधार पर नहीं रहता। नहीं रहता, रहता। कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में रहता है, एक आधार पर और एक द्रव्यमान केंद्र पर। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर चला जाए तो ज्यादा संतुलन होगा, हाँ कि ना? इसीलिए जितना भी भारी बोझा लेने वाला व्यक्ति, सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, सब आगे की ओर झुककर चलता है। बोलो हाँ या ना? ट्रक पे ओवरलोडिंग करना मना है। पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन में है, क्योंकि उसका द्रव्यमान केंद्र किधर की ओर है? आधार की ओर होता है। ग्राहों का नियम किसने दिया? कितने नियम? कक्षा, क्षेत्र और परिक्रमण काल। सही है ना? आज किसने कहा था कोई भी ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार का कक्षा में चक्कर लगाता? कॉपरनिकस ना? बोलो दे, किसने कहा था? इस बात को साबित किसने किया? किसने किया? द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, बाहर। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।